राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर वार्षिक परीक्षा 2024 ट्वेल्थ ज्योग्राफी मोस्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो सीरीज हमारी चल रही है, और उस सीरीज में जो है अपन आज दूसरा चैप्टर करेंगे। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाली जो बुक है आपकी, उसका। और ये जो वीडियो है वो जो है सेकंड चैप्टर के लिए होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं इस नए वीडियो की। मैं हूँ राजीव कुमार स्वामी और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफिक फैक्ट 23 में। हमारा चैप्टर का नाम जो है वो है मानव बस्तियाँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है भारत के भूगोल से। ठीक है, और आपके जो बुक का नाम है वो है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये भारत के भूगोल का ही एक पार्ट है जो आपके 12th में रखा गया है। ठीक है, तो ये मानव बस्ती से रिलेटेड है और इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपकी मोबाइल स्क्रीन पे है और करते हैं इनको सोल्व। तो देखिए, मेगा नगर की अगर अपन बात करें तो मेगा नगर जो है वो क्या है। ठीक है, तो मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो मेगा नगर जो होता है उसकी जो जनसंख्या है वो कितनी होती है, तो बताइए स्टूडेंट कितनी होती है। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों को। दूसरा है 10 लाख से 50 लाख वाले को। तीसरा आपका है 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को। और चौथा आपका है वो है 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले जो हैं उनको कहा जाता है। तो मेगा नगर किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर जो है इसका होगा ऑप्शन नंबर से 50 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले जो आपके होते हैं नगर, उन नगरों को आप क्या कहा जाता है, मेगा नगर कहा जाता है, या मेगा सिटी आप कह सकते हो। ठीक है, तो मेगा सिटी या मेगा नगर कौन से होंगे, जिनकी पॉपुलेशन है वो 50 लाख से अधिक होती हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करती है। तो भारत की जो जनगणना है उस जनगणना के अनुसार भारत को कितने प्रकारों में बांटा है, या उसके जो वर्ग जो हैं, कितने वर्ग जो हैं वो रखे गए हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं 5, 6, 7। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है भाई, 8 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 8। तो कितना है 8। ठीक है, तो 8 जो है वो आपका यहाँ पर है। तो बताइए इनमें से कौन सा है, 5, 6, 7, 8। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो स्टूडेंट बताइए। तो राइट आंसर है आपका 6। भारत की जनगणना के अनुसार नगरों को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वो आपके बांटा गया है 6 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो नदी तट पर जो है नहीं बसा हुआ है। तो पहला आगरा, भोपाल, पटना और कोलकाता। ये बहुत ही मोस्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, बताइए कौन सा होगा। तो देखिए, कौन सा नगर है जो नहीं बसा हुआ है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो कोलकाता की, तो कोलकाता तो बसा हुआ है। कोलकाता कौन सी नदी पर है, हुगली पर। ठीक है, हुगली नदी पर क्या बसा हुआ है, कोलकाता। पटना किस पर बसा हुआ है, गंगा नदी पर। आगरा किस पर बसा हुआ है, यमुना पर। कौन सी पर बसा हुआ है, यमुना पर। आपका आगरा यमुना पर बसा हुआ है, पटना गंगा नदी पर, हुगली पर, कोलकाता। तो बचा क्या, भोपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल। भोपाल किसी भी नदी तट पर नहीं बसा हुआ है इन चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्न में से जो बस्तियों के विकास की उत्तरदायी दशा नहीं है वह है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, तो आपके चार ऑप्शन इस प्रकार से हैं, सुरक्षा, भू आकृति, जल की उपलब्धता और मनोरंजन। तो बताइए इनमें से कौन सा एक कारण है जो बस्तियों के लिए उत्तरदायी नहीं, यानी बस्ती बसाव के लिए उत्तरदायी नहीं, यानी इनमें से कौन सा कारण जो है जो जिसके लिए जो है बस्तियों को नहीं बसाया जाता है। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर होगा मनोरंजन। मनोरंजन
को लेकर जो है वो किसी प्रकार से कोई बस्ती नहीं बसाई जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घरों का सतह स्वरूप किन बस्तियों की विशेषता है? तो बताइए कि घरों का जो सहत जो स्वरूप है वो किन बस्तियों की जो है विशेषता है। सहत रूप का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो क्या होगा बताइए। तो सहत जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो है आपका होता है क्या होगा, मतलब बहुत ही पास पास। ठीक है, सतहत का होता है क्या है कि भाई घरों का सतह सहत रूप क्या होगा कि जो घर जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा सटे हुए होते हैं। तो कहाँ वो होते हैं, कौन सी बस्तियों में थे, पल्ली बस्तियों में, गुच्छित बस्तियों में, अर्धगुच्छित में या परिलक्षित में? तो राइट आंसर आपका होगा ब। जो आपकी गुच्छित बस्तियाँ होती हैं उनमें इस प्रकार का जो है वो पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुच्छित बस्तियाँ मुख्यतः कहाँ विकसित होती हैं? तो गुच्छित बस्तियाँ हैं वो कहाँ विकसित होती हैं? तो ऑप्शन आपके हैं पहाड़ी भागों पर, पठारी भागों पर, मरुस्थलीय भागों पर और उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में। तो कहाँ होती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका होगा द। उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में जो है ये जो है विकसित होती हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है कुछ बस्तियों को आपको रखना है उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पन्ना, पाड़ा, पाली, नांगल के नाम से किन बस्तियों को जाना जाता है? तो कौन सी बस्तियों को जाना जाता है? तो आपके जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ठीक है, आपके पास दी हुई है गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित, पल्ली और परिरिक्षिप्त। तो बताइए कौन सी में होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा पल्ली बस्ती। तो पल्ली बस्ती जो है वो इस प्रकार के अन्य नामों से जानी जाती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है भारत में खनन नगर के दो उदाहरण। ठीक है, तो आपको बताने हैं कि भारत के अंदर दो खनन नगर कौन से हैं। तो भारत में खनन नगरों के दो उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है रानीगंज और झरिया। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, खनन नगर हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोस्ट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। रानीगंज और झरिया है वो कैसे नगर है, खनन नगर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो मानव बस्तियों को परिभाषित करना है कि मानव बस्ती क्या होती है। एक स्थान जो कि असाधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर क्या है एस जो है साधारणतया क्या होती है, स्थायी रूप से जो है बसा हुआ हो। ठीक है, उसे ही मानव बस्ती कहेंगे। ठीक है, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग रहते हों, ठीक है, स्थायी तौर से, तो वो बस्ती कहलाएगी। अर्थात मानव के आवास के उस संगठित निवास स्थान को बस्ती कहा जाता है जिससे उसके रहने अथवा प्रयोग वाले भवनों तथा उनके आवागमन के मार्गों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि मानव के आवासों को, उस संगठित निवास स्थान को बस्ती कहा जाता है जिसमें रहने की व्यवस्था हो, प्रयोग करने की व्यवस्था हो, ठीक है, के लिए भवन हो तथा आवागमन के मार्ग हों। तो ये सारी चीज़ें मिलकर मानव बस्ती कहलाती है। मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको इसको देखना है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी है वो नहीं रहनी चाहिए, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश में यात्रा के दौरान आप किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों का अवलोकन करेंगे। यानी ये क्वेश्चन है, अलग से क्वेश्चन है। वैसे इसमें जो है आपको गुच्छित बस्तियों के बारे में बताना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या देखो, मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश में यात्रा के दौरान हम गुच्छित बस्तियों का अवलोकन करेंगे। ठीक है, मोस्ट है। ठीक है, तो बुंदेलखंड की अगर अपन यात्रा करते हैं तो हम यहाँ पर गुच्छित बस्तियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी और यहाँ या आप ये कह सकते हो कि पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरिसन नगर क्या होते हैं। ठीक है, या गैरिसन नगर या छावनी। ठीक है, छावनी नगर या गैरिसन नगर जो है क्या होते हैं। तो गैरिसन नगर और छावनी नगर जो है एक ही होते हैं। ठीक है, गैरिसन नगर छावनी नगर होते हैं। इन नगरों का विकास सैन्य संबंधित कार्य हेतु किया जाता है।
तो ये जो नगर होते हैं ये छावनी नगर होते हैं और इनका निर्माण जो है वो सेना के लिए किया जाता है या सेना संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। तो ऐसे नगरों को गैरीसन नगर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाणी किस प्रकार की बस्तियां हैं। तो ढाणी किस प्रकार की बस्तियां होती हैं, तो देखें ढाणी पल्लीकृत बस्तियां होती हैं जो भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक पृथक अनेक इकाइयों में बटी हुई होती हैं। तो ढाणी जो होती है वो क्या होती है, पल्लीकृत बस्तियां होती हैं और अगर इनकी बात करें तो ये भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक होती हैं यानी आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती हैं। ठीक है, ऐसी बस्तियों को पल्लीकृत बस्ती भी कहा जाता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, मोस्ट है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। देखो ढाणी क्या होती है वो भी कंप्लीट हो रहा है और पल्लीकृत बस्तियाँ क्या होती हैं वो भी कंप्लीट हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। पल्लीकृत बस्तियाँ किसे कहते हैं, ऐसी बस्तियाँ जो भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बटी हुई होती है, पल्लीकृत बस्ती कहलाती है। बताइए, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, एक याद करो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, इसलिए ये मोस्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छे से इसको देखना है भाई। जितने भी आपके ये मान के चलो जितने भी क्वेश्चन आपके जो हैं डाले गए हैं अब तक मोस्ट क्वेश्चन, चाहे वो मानव भूगोल के हों चाहे भारत के भूगोल के, और आने वाले जो मोस्ट क्वेश्चन हो जो भारत के भूगोल के पार्ट जो चैप्टर्स जो हैं वो बचे हुए हैं उनके, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप देख लेते हो तो ये मान के चलो आपको जियोग्राफी में अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। ठीक है, आप एक अच्छे नंबर इसके अंदर ला सकते हो। अब डिपेंड करता है आप पर कि आप इसमें कितना याद करते हो या कितना नहीं। ठीक है, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप तो इन सभी वीडियो को अच्छे से देख लो, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है आपके। ठीक है, सारा काम आपका जो है इजी वे में हो जाएगा। अब आप इनको कैसे याद करते हो कैसे नहीं करते हो वो डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एकांकी बस्तियां किन क्षेत्रों में विकसित होती हैं। तो एकांकी बस्तियां हैं वो कौन से क्षेत्रों में विकसित होती हैं, तो एकांकी बस्तियां सुदूर जंगलों में विकसित होती हैं। ठीक है, तो एकांकी बस्तियां कहाँ विकसित होती हैं, सुदूर जंगलों में जो हैं वो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के 2 प्रमुख पर्यटन नगरों के नाम लिखें। तो राजस्थान के जो आपको 2 पर्यटक नगरों के बताने हैं तो माउंट आबू, उदयपुर। ठीक है, यहाँ पर इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चित्तौड़ कर सकते हो, जोधपुर कर सकते हो, जैसलमेर कर सकते हो, बीकानेर कर सकते हो, जयपुर कर सकते हो। ठीक है, और रणथंबोर कर सकते हो, सवाई माधोपुर। इसके अलावा कोटा बूंदी कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में है तो आप कोई भी 2 जो है बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये 2 बताए गए, ये एक अलग मैटर है। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसने बता दिया तो, लेकिन आप जो है राजस्थान के कोई भी 2 कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेगा सिटी क्या है। ठीक है, तो मेगा सिटी या मेगा नगर एक ही बात होता है। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाली महानगरीय क्षेत्र या जो सिटी है वो मेगा सिटी कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो क्षेत्र मेगा सिटी कहलाते हैं। तो 1 करोड़ से अधिक जो है वो आपके रहे वो सब जो है मेगा सिटी आपकी कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यटन नगर किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। ऐसे नगर जिनमें किए जाने वाले केंद्रीय कार्यों में पर्यटन कार्य सर्वाधिक प्रभावी होता है पर्यटन नगर कहलाते हैं, जैसे शिमला। यानी ऐसे नगर जिन नगरों के अंदर पर्यटन कार्य जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी उनका मुख्य कार्य जो होता है ना वो क्या होता है, पर्यटन ही होता है। ठीक है, तो ऐसे नगर जो आपके होंगे वो पर्यटन नगर कहलाएंगे और इसका एग्जाम्पल शिमला है। शिमला के अलावा आप और भी दे सकते हो, यहाँ शिमला मैंने दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है आप भी वही दो। ठीक है, आप शिमला के अलावा कोई और भी दे सकते हो, लेकिन याद रखना कि वहाँ का मुख्य कार्य जो है ना वो पर्यटन ही होना चाहिए, तभी आपका जो है वो राइट रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नंबर 10 का। विकास के आधार पर भारतीय नगरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो विकास के आधार पर, ठीक है, यानी जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है उसकी अगर अपन बात करें तो विकास के आधार पर भारतीय नगरों को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन से हैं, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। ठीक है, तो ये 3 कारण जो हैं आपके हो जाते हैं। प्राचीन नगर में कौन से होंगे, प्राचीन नगर वो जो
पुराने समय में डेवलप हुए थे, यानी अंग्रेज़ों से पहले या अंग्रेज़ों ने जो है उससे पहले डेवलप हुए थे। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें तो प्राचीन नगर कौन से होंगे, वो प्राचीन नगर जो मतलब काफ़ी पहले के बसे हुए हैं, जैसे मान लो आपकी तक्षशिला, नालंदा, ठीक है, वाराणसी। ठीक है, तो ये जो नगर हैं, ये नगर क्या है, प्राचीन कालीन नगर हैं। भारत का सबसे पुराना नगर की अगर बात करें या प्राचीन नगर की बात करें तो वाराणसी होगा। अगर क्वेश्चन पूछा आ जाए या पूछा जाए कि एग्जाम में कि भारत का सबसे प्राचीनतम नगर है तो कौन सा है, वाराणसी है। आपको याद रखना प्राचीनतम नगर है, बहुत पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं नंबर 2 मध्यकालीन नगर। तो ऐसे नगर जो मध्यकालीन यानी जो आप भारत के मध्यकाल के अंदर जो है स्थापित हुए थे, तो ऐसे नगर जो हैं वो मध्यकालीन नगर कहलाएंगे। ठीक है, इसमें आपके कौन से हो जाएंगे, जैसे आगरा है, ठीक है, फिरोजाबाद है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मध्यकालीन नगर हैं। आधुनिक नगरों की बात करें तो आधुनिक नगरों के अंदर जो है कौन से नगर आ जाएंगे, ऐसे नगर जिनका निर्माण जो है वो आधुनिक समय में हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ किस में आएगा, आधुनिक नगर में आएगा। इसके अलावा आपके और भी जो है ऐसे हैं जो नगर जो मिल जाएंगे, जैसे अमरावती जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो वो भी आधुनिक नगरों का उदाहरण ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पल्ली बस्तियों के कोई दो स्थानीय नाम लिखे हैं। तो भारत जो पल्ली बस्तियां हैं उनके नाम बताने हैं। तो पल्ली बस्तियों को स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नांगल, ढाणी आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपकी जो है बस्तियां हैं जिनको स्थानीय भाषा के नाम से जो है वो जान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, औद्योगिक नगरों के कोई दो उदाहरण दीजिए अथवा किन्हीं चार औद्योगिक नगरों के नाम बताएं। ठीक है, तो आपको चार औद्योगिक नगरों के नाम बताने हैं। ठीक है, तो आपके कौन कौन से हैं, सेलम है। ठीक है, सेलम कहाँ है भाई, तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ है, तमिलनाडु। उसके बाद में जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड। ठीक है, हुगली, हुगली कहाँ है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद में भिलाई, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपके चार जो हैं औद्योगिक नगर हैं। ठीक है, हम बोकारो भी आप कर सकते हो, बोकारो भी है, दुर्गापुर है, राउरकेला है, आसनसोल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके जो है औद्योगिक नगरों के ही उदाहरण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में गुच्छित बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं। तो भारत में गुच्छित बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं, तो भारत में गुच्छित बस्तियां मुख्यतः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। मध्य भारत के बुंदेलखंड व नागालैंड में भी इस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, या ऐसी बस्तियां देखने को मिलती हैं। तो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं गुच्छित बस्तियां, आपको याद रखना है, उपजाऊ जलोढ़ के मैदान। ठीक है, यानी गंगा का मैदान जो है उसके अंदर ये पाई जाती हैं। उत्तर पूर्वी राज्य आपके हैं उनमें ये पाई जाती है। और यहाँ पर ये नागालैंड जो है ना आपका, ये नागालैंड ये भी किस में आ गया, उत्तर पूर्वी राज्यों में है, मध्य भारत में नहीं है भाई। नागालैंड यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, तो नागालैंड जो है वो इसमें है, उत्तर पूर्वी राज्यों में है। और मध्य भारत के अंदर बुंदेलखंड जो है इस क्षेत्र में भी जो है गुच्छित बस्तियां हैं वो पाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुच्छित बस्तियों की किन्हीं दो विशेषताएं लिखें। तो गुच्छित बस्तियों की दो विशेषताएं लिखनी है आपको। पहली विशेषता है, ये बस्तियां घरों के एक सहज अथवा संकुलित रूप में निर्मित होती हैं। ठीक है, तो गुच्छित बस्तियां क्या होती हैं कि इसमें जो घर होते हैं वो पास पास होते हैं काफ़ी, या फिर आप कह सकते हो कि संकुलित होते हैं, यानी इकट्ठे होते हैं, एक जगह होते हैं। ठीक है, तो ऐसी बस्तियां जो है वो गुच्छित बस्तियां कहलाएंगी। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में मिलती हैं। तो ऐसी जो बस्तियां हैं, गुच्छित बस्तियां जो हैं वो कहाँ देखने को मिलती हैं, तो उपजाऊ जलोढ़ के मैदान होते हैं वहाँ ये जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धगुच्छित बस्तियां भारत में कहाँ मिलती हैं। तो अर्धगुच्छित बस्तियां वो भारत में कहाँ मिलती हैं, तो ये आप देखते हैं। भारत में ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती हैं। तो अर्धगुच्छित बस्तियां वो कहाँ पाई जाती हैं, गुजरात में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और राजस्थान के भी जो है कुछ भागों में ऐसी बस्तियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। पल्लीकृत बस्तियां भारत के में जो है कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो पल्लीकृत बस्तियां वो भारत में कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो पल्लीकृत बस्तियां भारत में मुख्यतः मध्य व निम्न गंगा के मैदान में, छत्तीसगढ़ व
हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती हैं। तो पल्लीकृत बस्तियां हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाएंगी मुख्यतः, तो ये मध्य और निम्न जो गंगा का मैदान है वहाँ पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। और हिमालय की जो निचली घाटियाँ हैं उन घाटियों में भी इस प्रकार की बस्ती जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिक्षिप्त बस्तियां भारत में कहाँ पाई जाती हैं? तो परिक्षिप्त बस्तियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? तो इस प्रकार की बस्तियां भारत में मुख्यतः मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व केरल के अनेक भागों में पाई जाती हैं। तो परिलक्षित जो बस्तियां हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाएंगी भारत में? मेघालय में ये देखने को मिलती हैं, उत्तराखंड में मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं, केरल में मिलती हैं। तो इन सभी राज्यों के अनेक भागों में जो है इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आपको जो है ये याद करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन तीनों ही जो बस्तियां हैं आपकी हैं, तो इन तीनों ही बस्तियों के बारे में आपको जो है समझना भी है कि इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, तो वो भी आपको देखना है, मोस्ट है। तो इन तीनों चारों प्रकार जो आपके हैं बस्तियों के, इनका वर्णन या उनकी परिभाषा जो है वो आप जरूर याद करोगे। आपके अनुसार अंग्रेजों ने भारत में तटीय मैदानों पर नगरों का विकास क्यों किया? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आपके अनुसार आपको बताना है कि भारत में जो है तटीय जो स्थान है उनके पर नगरों का विकास जो है अंग्रेजों ने क्यों किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो आपसे नहीं पूछा गया है भाई, ठीक है। आपको अपनी तरफ से उत्तर नहीं देना है, आपको वही उत्तर देना है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। कहीं आप भाई इसी का उत्तर दे दोगे, लो भाई हमसे पूछा है हम तो देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसमें देखिए, अंग्रेजों के आवागमन का मुख्य कारण व्यापार था, ठीक है, सॉरी, अंग्रेजों के जो आगमन है यानी अंग्रेज भारत में आए थे उसका प्रमुख कारण क्या था? व्यापार था। अंततः उन्होंने तटीय स्थानों पर नगरों का विकास किया, ठीक है, तो ताकि वो क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें, ठीक है। स्थानों पर नगरों का विकास किया ताकि वे समुद्री मार्ग से जहाज़ों के माध्यम से वस्तुओं को भारत में ला सकें एवं यहाँ से वस्तुओं को बाहर भेज सकें। इसी कारण उन्होंने सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता का जो है विकास किया, ठीक है। तो अंग्रेज़ों का जो मुख्य उद्देश्य था वो, देखो, अंग्रेज भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से आए, यानी उनका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना था, ठीक है। अब व्यापार के लिए जो है समुद्र यानी जल परिवहन जो है वो एक सस्ता और सुलभ संसाधन है, ठीक है। तो ऐसे में उन्होंने जो है बंदरगाहों के रूप में जो है तटीय मैदानों का काफ़ी ज़्यादा विकास किया, जिनके अंदर आपका सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि जो है नगर जो है उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, मानव बस्तियों को परिभाषित कीजिए। तो ये अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, एक बार और देख लेते हैं। एक स्थान से जो कि साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ उसे मानव बस्ती कहते हैं, अर्थात मानव के आवासों को के उस संगठित निवास स्थान को बस्ती कहा जाता है जिसमें उनके रहने अथवा प्रयोग करने वाले भवनों तथा आवागमन के मार्गों आदि को सम्मिलित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है, अथवा ग्रामीण बस्तियों के किन्हीं दो प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका काफ़ी मोस्ट है भाई, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, किसी प्रकार की कोई कमी इसमें नहीं रहनी चाहिए। तो देखो, बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होता है। तो भारत में जो बस्तियों के प्रकार हैं वो उनके निर्मित क्षेत्र के विस्तार और जो आवास है उन आवास के बीच में कितनी दूरियां होती हैं उन दूरियों के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है। भारत में ग्रामीण बस्तियों को निम्न 4 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो भारत में जो है 4 प्रकार हैं किसके, बस्तियों के। तो देखते हैं कौन कौन हैं आपके, वो इस प्रकार हैं। पहला आपका है गुच्छित बस्तियाँ, अर्धगुच्छित बस्तियाँ, पल्लीकृत बस्तियाँ और परिक्षिप्त बस्तियाँ। तो ये जो चारों बस्तियाँ हैं इनका जो वर्णन है, ठीक है, वो आपको देखना है, या इसको आप कह सकते हो परिभाषा, ठीक है। तो ये परिभाषा इन चारों बस्तियों की आपको अच्छे से देखनी है, किसी प्रकार से जो है आप इनको छोड़कर नहीं जाओगे, आप पढ़ के जाओगे कि गुच्छित बस्तियां क्या होती हैं, अर्धगुच्छित क्या होती हैं, पल्लीकृत क्या होती हैं या परिक्षिप्त बस्तियां क्या होती हैं। तो इन सभी के बारे में आप ज़रूर पढ़ोगे, क्योंकि ये जो है वो मोस्ट हैं, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप जो है इनको अच्छे से रीड करोगे। क्वेश्चन की ओर,
ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनके लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? तो ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए निम्न कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं। तो ये निम्न दशाएं और उत्तरदायी जो कारण है वो कौन से हैं? पहला देखो आपका कारण है भौतिक लक्षण, भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता। तो ठीक है, ये पहला कारण है कि भौतिक लक्षण में कौन सा आएगा? भूभाग आ जाएगी, की प्रकृति आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी यानी कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, जलवायु कैसी वहाँ की जलवायु और जल की उपलब्धता कैसी है। तो पहला कारण हो गया आपका भौतिक कारण, ठीक है। दूसरा कारण है सांस्कृतिक कारण और मानव जातीय कारक, ठीक है। तो दूसरा कारण क्या है? सांस्कृतिक और मानव जातीय। पहली है सामाजिक संरचना, तो यानी वहाँ की समाज की जो संरचना है वो कैसी है, समाज अच्छा है या बुरा है, तो इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है वो पड़ता है। उसके बाद में जाति, ठीक है, लोग जो होते हैं अपनी ही जाति में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे स्थानों को वो प्राथमिकता देते थे पहले, वर्तमान में नहीं, पहले की अपन बात कर रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और धर्म, ठीक है, तो धर्म, जाति और सामाजिक संरचना, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो सांस्कृतिक और मानव जातीय कारकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तीसरा कारण है सुरक्षा संबंधित कारक। तो देखो ग्रामीण बस्तियों के लिए जो है जैसे चोरी और डकैती आदि से सुरक्षा या जंगली जानवरों से सुरक्षा भी आप इसमें शामिल कर सकते हो, ठीक है। तो चोरी हो गई, डकैती हो गई और जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु जो है भी जो कारक होता है, ये कारक जो है वो बस्तियों के प्रकार को प्रभावित करते हैं। पहले करते थे, वर्तमान में तो ये चोरी और डाकू और जो जंगली जानवरों का खतरा है ये बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन पहले जो था बहुत ज़्यादा था, तो ऐसे में लोग जो है वो सुरक्षा संबंधित कारणों का भी विशेष ध्यान रखते थे। तो ये तीनों कारण है, काफ़ी मोस्ट है, तो इनको आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाता है स्मार्ट सिटी मिशन से आप क्या समझते हैं? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो क्या है? तो देखो स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है वो शहरों को बढ़ावा देना है, जो आधारभूत सुविधाएं, साफ व सतत पर्यावरणीय व अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, शहरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, साफ़ सफाई, पर्यावरणीय जो परिणाम है, ठीक है, और आधारभूत सुविधाएं हैं वो आसानी से लोगों को मिल सकें, तो इस चीज़ को लिए लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा है वो दिया जा रहा है, जिससे लोगों का जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाए या उनके जीवन में जो है सुधार जो आए, ये स्मार्ट सिटी योजना का है। आगे देख, शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो शहरों इस की जो एक विशेषता है वो आधारभूत सुविधाएं और सेवाएं जो हैं उनके स्मार्ट जो समाधान है वो उसको लागू करना भी होता है। इससे क्षेत्रों की प्राकृतिक आपदाओं को कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सकता है। तो जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उन प्राकृतिक आपदाओं को है अच्छे से जो है स्मार्ट प्लान के माध्यम से उन क्षेत्रों में जो प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम है वो कम से कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जो संसाधनों का है उनका कम उपयोग किया जाए, ठीक है, तथा साथ ही साथ जो है सस्ती सुविधाएं वो उपलब्ध करवाई जा सकें। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सतत और समग्र विकास जो है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी बिना किसी नुकसान के या कम से कम नुकसान हो और विकास जो हो वो अच्छा हो, बेहतर विकास हो, सबका विकास हो, ठीक है। तो इस चीज़ पर विशेष जोर दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे सघन क्षेत्र पर केंद्र जो है ध्यान केंद्रित करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो उद्देश्य है वो इसका जो उद्देश्य जो है ना वो एक सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है, जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का कार्य करे। तो इनका जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि इन स्मार्ट सिटी को जो है इतना ज़्यादा डेवलप किया जाए, इतना ज़्यादा इनको जो है प्रभावी बनाया जाए कि इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके लिए ये लाइट हाउस का काम करे। लाइट हाउस क्या होता है? देखो लाइट हाउस में क्या होती है, लाइट हाउस सभी को लाइट देने का काम करता है, ठीक है। तो यानी लाइट देने का काम करेगा, ठीक है, तो उस लाइट हाउस की तरह ही हो जाए, यानी जो आसपास के क्षेत्र हैं वो भी
अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए और डेवलप होकर वो अपना काम जो है वो और भी अच्छे से कर सके। तो ये जो स्मार्ट सिटी है ये एक प्लान है, और इस प्लान के तहत सभी शहरों को जो है अच्छे क्षेत्र में विकसित करना जो है मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से जो है नए चैप्टर के साथ जरूर आऊँगा, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।